नमस्कार, संसद टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रतिबिंब शर्मा। संसद के मानसून सत्र का आज दूसरा दिन है। सदन की कार्रवाई शुरू होने से पहले हम उपस्थित हैं दोनों सदनों में। आज होने वाले कामकाज का पूरा ब्यौरा लेकर हमारे कार्यक्रम संसद में आज के साथ हम आपको बताएंगे कि दोनों सदनों के एजेंडे में कौन कौन से महत्वपूर्ण कामकाज शामिल हैं। ये भी दिखाएंगे कि किन संसदीय समितियों की रिपोर्ट्स रखी जानी है और प्रश्नकाल के दौरान सांसद कौन कौन से सवाल पूछने वाले हैं। इसके अलावा इस पर भी नजर डालेंगे कि दोनों सदनों में आज सत्ता पक्ष और विपक्ष की क्या रणनीति रहने वाली है। संसद के एजेंडे से जुड़ा हर अपडेट देने के लिए संसद भवन में परिसर में मौजूद हैं हमारे संवाददाता पवन कुमार शर्मा, जो हमें लोकसभा से जुड़ा अपडेट देंगे। साथ ही हमारे साथ नव विक्रम सिंह भी जुड़े रहेंगे, जो कि हमें राज्यसभा से जुड़ा अपडेट देने वाले हैं। संसद में आज के एजेंडे पर आगे बढ़ने से पहले एक नजर डाल लेते हैं हेडलाइंस पर। संसद के मानसून सत्र का आज दूसरा दिन। दोनों सदनों में कई अहम विधेयक होंगे विचार और पारित किए जाने के लिए पेश। लोकसभा में जैव विविधता संशोधन विधेयक 2022 पर चर्चा होना सूचीबद्ध। विधेयक के माध्यम से जैव विविधता अधिनियम 2002 में होगा संशोधन। दोनों सदनों में दोपहर बाद का समय गैर सरकारी सदस्यों के कार्य के लिए सूचीबद्ध। कई अहम गैर सरकारी विधेयकों पर होगी चर्चा। लोकसभा में आज क्या कुछ खास रहने वाला है, उस पर भी एक नजर डाल लेते हैं। लोकसभा में आज पेश किए जाने वाले विधेयकों की सूची की बात करें तो 3 विधेयक सूचीबद्ध हैं सदन में। राष्ट्रीय परिचर्या और प्रसूति विद्या आयोग विधेयक 2023 और राष्ट्रीय दंत चिकित्सा आयोग विधेयक 2023 और संविधान अनुसूचित जातियां आदेश संशोधन विधेयक 2023 को पेश किया जाएगा। वहीं एक विधेयक विचार और पारित किए जाने के लिए पेश होगा। लोकसभा में आज जैव विविधता संशोधन विधेयक 2022 संयुक्त समिति द्वारा यथा प्रतिवेदित विधेयक पर चर्चा होगी। आपको बता दें कि नर्सिंग के पेशे से जुड़े व्यक्तियों के लिए बना मौजूदा कानून भारतीय नर्स परिषद अधिनियम 1947 में पारित किया गया था। 5 नवंबर 2020 को भारत सरकार ने इस अधिनियम का निरसन कर राष्ट्रीय परिचर्या और प्रसूति विद्या आयोग अधिनियम से बदलने का प्रस्ताव किया। इसके साथ ही सामान्य प्रवेश परीक्षा कराने, एक राष्ट्रीय रजिस्टर रखने, अनिवार्य रूप से पंजीकरण कराने और ऐसे विदेशी नागरिक जो क्वालिफाइड नर्स और मिडवाइव्स हैं के लिए भारत में प्रैक्टिस करने के लिए टेम्परेरी लाइसेंस प्रदान करने का प्रावधान है। पेश किए जाने वाले दूसरे विधेयक की अगर बात की जाए तो राष्ट्रीय दंत चिकित्सा आयोग विधेयक 2023 दंत चिकित्सा शिक्षा में हुई प्रगति को देखते हुए और दंत चिकित्सा के क्षेत्र में सुधार करने के लिए स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने जनवरी 2020 में राष्ट्रीय दंत चिकित्सा आयोग विधेयक का प्रारूप पेश किया। ये विधेयक मौजूदा दंत चिकित्सक अधिनियम 1948 को निरसन और डेंटल काउंसिल ऑफ इंडिया को भंग करने का कार्य करता है। सदन में पेश होने वाला तीसरा विधेयक है संविधान अनुसूचित जातियां आदेश संशोधन विधेयक 2023। विधेयक को सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार सदन में पेश करेंगे। विधेयक के माध्यम से छत्तीसगढ़ राज्य की अनुसूचित जातियों की सूची को संशोधित किया जाएगा। वहीं पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव सदन में विचार और पारित किए जाने के लिए जैव विविधता संशोधन विधेयक 2022 को प्रस्तुत करेंगे। ये बिल घरेलू कंपनियों के अनुपालन की शर्तों को आसान बनाने के लिए जैव विविधता एक्ट 2002 में संशोधन करता है। इसके साथ ही विधेयक शोध और बायो सर्वे को प्रॉफिट शेयरिंग के दायरे से बाहर करने का काम भी करेगा। सदन में प्रश्नकाल के दौरान अहम प्रश्न पूछे जाएंगे। विभिन्न अहम पत्र सभा पटल पर रखे जाना और नियम 377 के अधीन लोकहित के मुद्दों पर चर्चा होना भी सूचीबद्ध है। साथ ही दोपहर बाद सदन में गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों पर चर्चा होगी। लोकसभा महासचिव 17वीं लोकसभा के 11वें सत्र के दौरान संसद की सभाओं से पारित और राष्ट्रपति से अनुमति प्राप्त 6 विधेयक सभा पटल पर रखने वाले हैं। साथ ही संसदीय कार्य राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल 24 जुलाई 2023 से आरंभ होने वाले सप्ताह के लिए सरकारी कार्य के बारे में सदन में वक्तव्य देंगे। लोकसभा में विभिन्न समितियों के लिए लोकसभा सदस्यों के निर्वाचन हेतु प्रस्ताव भी सदन में पेश किया जाना कार्यसूची में शामिल है। इसके साथ ही लोकसभा में स्थायी समिति से संबंधी अहम प्रतिवेदन भी पेश किए जाएंगे। संसद के भीतर सांसद पीसी गद्दी गौदा कृषि, पशुपालन और खाद्य प्रसंस्करण संबंधी स्थायी समिति के प्रतिवेदन पेश करेंगे। सांसद जुएल ओराम
रक्षा संबंधी स्थायी समिति का प्रतिवेदन पेश करने वाले हैं। सांसद भर्तहरि महताब श्रम, वस्त्र और कौशल विकास संबंधी स्थायी समिति के प्रतिवेदन पेश करेंगे। सीधा रुख करते हैं अपने सहयोगी पवन कुमार शर्मा का। पवन, मोटे तौर पर हमने बता दिया क्या कुछ सूचीबद्ध है लोकसभा की कार्रवाई के मुतल्लिक। विस्तार से अगर हम जानकारी हासिल करना चाहें तो क्या कुछ कल हुआ सदन के भीतर और क्या कुछ आज संभावना है? प्रतिबिंब, जैसा हम सभी जानते हैं कि कल जो संसद के दोनों सदनों की अगर हम बात करें, मणिपुर हिंसा का मामला है और उसके बाद जो वीडियो सामने आया उसको लेकर कड़ी आपत्ति दर्ज की सभी विपक्षी दलों ने भी और प्रधानमंत्री ने भी इसके ऊपर, क्योंकि जब वो सेशन स्टार्ट हो रहा था सुबह तो प्रधानमंत्री ने पहले ही कड़े शब्दों में उसकी निंदा की थी और उन्होंने कहा था कि जो कसूरवार है इस घटना के उनको नहीं बख्शा जाएगा। तो देश जो है, जो वहाँ पे महिलाओं को निर्वस्त्र करके जो घटना हुई है मणिपुर में, उसको लेकर आक्रोश है पूरे देश में और संसद के अंदर और बाहर भी उसका जो है असर जो है वो दिख रहा है। तो सरकार तैयार है। सरकार ने कहा कि हम मणिपुर हिंसा पर व्यापक जो चर्चा के लिए तैयार हैं। राज्यसभा में सभापति ने इसकी अनुमति भी दे दी है। लोकसभा में क्योंकि हमने देखा कि जो सदस्यों की तरफ से जो है कड़ी आपत्ति दर्ज की थी और उम्मीद है कि आज जो है जो सदन की कार्रवाई है, पूरा सदन चाहे पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, इस मुद्दे पर सहमत तो हैं ही और इस पर चर्चा भी होगी दोनों सदनों में, ऐसी उम्मीद हमें करनी चाहिए। और जहाँ तक लोकसभा के आज के एजेंडे की बात करूँ प्रतिबिंब, आज सबसे पहले जैसे हम कहें पेपर ले होता है, 3 मंत्री आज जो पेपर ले करेंगे। इसके साथ ही जो 6 बिल जो पारित हो चुके हैं, सेक्रेटरी जनरल उत्पल जी हैं जो वो जो है 6 विधेयकों के बारे में वो सूचित करेंगे लोकसभा को, जो पारित हो गए और जिनको अनुमति मिल चुकी है उसके बारे में हम बताएंगे। उसके बाद जो है उसको लेकर एक स्टेटमेंट भी जारी करेंगे जो संसदीय कार्य राज्य मंत्री है अर्जुन मेघवाल। अगले हफ्ते जो है, हर ये नॉर्मल प्रैक्टिस है प्रतिबिंब के, जब भी अगला हफ्ता आता है उसकी क्या क्या कार्य होने उसको लेकर सदन को सूचित किया जाता है, तो संसदीय कार्य मंत्री ये भी करेंगे। इसके बाद जो है रिपोर्ट रखी जानी है। 4 रिपोर्ट्स हैं आज जो मेनली इसमें रखी जानी है। उसमें ये जो एक एग्रीकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री और फूड प्रोसेसिंग से संबंधित एक रिपोर्ट है। उसके बाद जो है डिफेंस से संबंधित एक रिपोर्ट है जिसके अध्यक्ष जो है जुएल ओराम हैं। उसके बाद लेबर, टेक्सटाइल्स और स्किल डेवलपमेंट से लेकर एक रिपोर्ट है भर्तहरि महताब। ये सारी की सारी रिपोर्ट जो है महत्वपूर्ण रिपोर्ट है और चौथी जो ये रिपोर्ट पेश होनी है। उसके बाद मोशन आएंगे कि अलग अलग जो संसदीय समितियां होती हैं उसमें सदस्यों को नामित करने के लिए, उनके नॉमिनेशन करने के लिए उसके जो अध्यक्ष होते हैं इन समितियों के, वो जो है वो मोशन लाएंगे और ऐसे 4 मोशन आज लोकसभा में रखे जाने हैं। इनमें जो है एस्टिमेट्स की कमेटी है एक, उसको लेकर एक सदस्य उसमें शामिल होना है, उसके लिए प्रस्ताव रखा जाएगा। उसके बाद पब्लिक अकाउंट्स कमेटी जो है पीएसी है, अधीर रंजन चौधरी उसके अध्यक्ष है, उनकी तरफ से सदस्य नामित करने के लिए जो है वो मोशन रखा जाएगा। उसके बाद एक वेलफेयर ऑफ शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब जो कमेटी है उसके अध्यक्ष है डॉक्टर किरीट सोलंकी जो हैं, प्रेमजी भाई सोलंकी, वो उसके अध्यक्ष है, वो भी मोशन लाएंगे। और उसके बाद ये 4 मोशन है इस तरह से कि सदस्यों को शामिल करने को लेकर। और उसके बाद जो है पवन, आप बने रहिए हमारे साथ। अभी तक की जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन हम कुछ और जानकारी आपसे हासिल करने की कोशिश करेंगे कुछ देर के पश्चात। आप हमारे साथ लगातार बने रहें। एक नजर डाल लेते हैं राज्यसभा की आज की कार्यसूची में कौन कौन से कार्य सूचीबद्ध हैं उस पर। राज्यसभा में आज गैर सरकारी सदस्यों के कार्य के दौरान कुल 81 विधेयक पेश और विचार तथा पारित किए जाने के लिए सूचीबद्ध हैं। इन विधेयकों में से 6 विधेयक विचार तथा पारित किए जाने के लिए पेश होंगे। सदन में आज 2 सांसदों मल्लिकार्जुन खड़गे और संतोष कुमार जुगिनीपल्ली को उनके जन्मदिन पर शुभकामनाएं भी दी जाएंगी। साथ ही सदन में प्रश्नकाल के दौरान अहम प्रश्न पूछे जाना और सदन पटल पर अहम पत्र रखे जाना भी कार्यसूची में शामिल है। मंत्रियों की ओर से दिए जाने वाले वक्तव्यों पर अगर नजर डालें तो संसदीय कार्य राज्य मंत्री वी मुरलीधरन सोमवार 24 जुलाई 2023 से आरंभ होने वाले सप्ताह के दौरान होने वाले सरकारी कार्य के संबंध में वक्तव्य देंगे। राज्यसभा की कार्यसूची में कई अहम प्रतिवेदन भी पेश किए जाना सूचीबद्ध है। सांसद
रिटायर लेफ्टिनेंट जनरल डॉक्टर DP वत्स रक्षा संबंधी स्थायी समिति का प्रतिवेदन सदन में पेश करने वाले हैं। सांसद कैलाश सोनी कृषि, पशुपालन और खाद्य प्रसंस्करण संबंधी स्थायी समिति के प्रतिवेदन सदन में पेश करेंगे और साथ ही सांसद विजय पाल सिंह तोमर श्रम, वस्त्र और कौशल विकास संबंधी स्थायी समिति के प्रतिवेदन सदन में पेश करेंगे। नवविक्रम हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नवविक्रम, बहुत बहुत स्वागत है। अगर बात करें राज्यसभा की, राज्यसभा की कार्यसूची में निजी बिल जो है, निजी विधेयकों का आज दिन रहता है। क्या कुछ जानकारी है, कौन कौन से जो है निजी विधेयक आज माननीय सांसद पेश करने वाले हैं और क्या कुछ अन्य जानकारी है? जी प्रतिबिंब, अगर आज हम शुक्रवार की बात करें तो निजी विधेयक या निजी संकल्प का दिन रहता है और आज कई अहम निजी विधेयक प्रतिबिंब पेश होने वाले हैं और जिसमें सबसे अहम हम बात करें जो लिस्ट ऑफ बिजनेस में पहले ही नंबर पर है, वक्फ संपत्ति से जुड़ा हुआ जो बिल हरनाथ सिंह यादव जो सांसद हैं राज्यसभा के, वो पेश करेंगे। प्रतिबिंब, आपको याद होगा कि लंबे अरसे से सदन के अंदर हो या सदन से बाहर हो, वक्फ से जुड़ी हुई चर्चा और जो विवाद, संपत्ति से जुड़े हुए विवाद होते हैं, उन पर लगातार चर्चा होती रहती है। लेकिन एक और हरनाथ सिंह यादव जो सांसद हैं वो लंबे समय से सदन में भी इस बात को रख चुके हैं, वक्फ से जुड़े हुए जो नियम हैं उन्हें जो बेहतर बनाने की कोशिश है उन्हें और उसमें जो सुधार करने की कोशिश है उससे जुड़ा हुआ ये बिल है। ये देखना होगा सदन में, फिलहाल तो आज पेश होगा, इसके जब इस पर चर्चा होगी तो ये कितनी अहम चर्चा, क्योंकि सदन में जब भी इससे जुड़ी हुई चर्चा हुई है तो हमें कई अलग अलग सांसदों के अलग अलग जो पहलू हैं, तथ्य हैं, वो सुनने को मिलते हैं। इसके अलावा जो विटनेस प्रोटेक्शन संबंधी जो बिल है उस पर आज चर्चा होने की उम्मीद है, चूंकि शुक्रवार है तो ऐसे में चर्चा होने की उम्मीद है और उसमें क्या सदन में जितने भी सांसद हैं वो अपनी बात रखेंगे। तो प्रतिबिंब, अगर कुल मिलाकर बात करें क्वेश्चन आवर्स में भी, चाहे वो कृषि के क्षेत्र में हो या फिर अन्य विभागों के, बड़े अहम सवाल भी लिस्टेड हैं। तो हमें आज देखना होगा कि सदन की कार्यवाही कैसे चलती है, चूँकि कल हमने देखा सदन का पहला दिन था, मानसून सत्र का पहला दिन था, सदन की कार्यवाही बाधित हुई। बावजूद उसके सिनेमेटोग्राफी से जुड़ा हुआ बिल जो केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर हैं उन्होंने पेश किया और जो पुराना बिल है उसे वापस भी लिया। नवविक्रम, इस विधेयक पर हम इस बिल पर चर्चा करेंगे, कितना अहम है ये बिल और क्या कुछ इस बिल को लेकर सदन के भीतर होने वाला है। लेकिन कल एक ऐतिहासिक घटनाक्रम भी हुआ। राज्यसभा के पैनल में पहली बार ऐसा हुआ कि पैनल के 8 सदस्यों में से 4 महिला सांसद हैं। राज्यसभा सांसद PT उषा, S फोंगनॉन कोन्याक, फौजिया खान और सुल्ता देव राज्यसभा उपाध्यक्ष पैनल में शामिल हुई। आइए आपको दिखाते हैं हमारी सहयोगी कृति मिश्रा की उनसे हुई खास बातचीत। Joining us is Rajya Sabha member Dr. Fawzia Khan. Ma'am, welcome to Sunset Television. First of all, congratulations for being nominated to the panel of vice chairpersons. It was a historic day. Almost 50% women in the panel. How does it feel, ma'am? It feels extremely good, and 50% women have been selected. That's especially a very good thing. And I think the next step for the government will be the Women's Reservation Bill. I hope so. Ma'am, you've had a long experience. You've been a legal doyen, and now you'll be presiding over the proceedings of the House. How does it feel in terms of sitting on that chair? It feels really great. I think that that's going to be a great experience. I've always felt I should be sitting there one day, and thanks to the chairman, this has become possible. So I thank the chairman of Rajya Sabha for having nominated me to this place. Absolutely, ma'am. And running the House or ensuring the smooth conduct of business of the House, what will be your priority? Yeah, my priority will be maintaining a discipline in the House as far as I could, and also following rules, for which I think I'll have to update myself still more. Right, absolutely. Congratulations, ma'am, on being nominated. हमारे साथ हैं राज्यसभा की सदस्य सुलता देव जी। मैम, स्वागत है आपका संसद टीवी में। आज आपको पैनल ऑफ वाइस चेयरपर्सन्स उसमें नॉमिनेट किया गया।
किस तरह की प्रायोरिटीज़ आगे, क्या प्राथमिकता? देखिए, संसद चलाने में जैसे सारे विषय को लेके जो भी मुझे दिया जाएगा रिस्पॉन्सिबिलिटी, मैं उसको पूरा करने की पूरी कोशिश करूँगी। और मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ वाइस प्रेसिडेंट और चेयरमैन राज्यसभा धनखड़ जी का, जो उन्होंने मुझे उनके वाइस चेयरपर्सन पैनल में इंक्लूड किया। मैम, आपकी ये जो पॉलिटिकल जर्नी है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है। सरपंच से शुरुआत हुई और अब देश की सबसे बड़ी पंचायत, लोकतंत्र का सबसे बड़ा मंदिर राज्यसभा, और उसमें वाइस चेयरपर्सन प्रोसीडिंग्स को कंडक्ट करना कितनी बड़ी जिम्मेदारी? देखिए, जिम्मेदारी जो भी हो, छोटे से छोटे जिम्मेदारी को भी मैं बहुत बड़ा मानती हूँ, क्योंकि जब आप बोल रहे कि मैं सरपंच से अपना कैरियर शुरू की थी, सरपंच एक पंचायत से लेकर आज देश के सर्वोच्च स्थान का जो राज्यसभा के मेंबर के हिसाब से वाइस चेयरपर्सन पैनल में हूँ। मैं जब सरपंच थी, मेरे जो नेता नवीन पटनायक है, जो मुख्यमंत्री है हमारे उड़ीसा के, हम हमेशा उनको अपना आइडियल मानते हैं। वो जैसे काम करते हैं लोगों के लिए, लोगों के हित के लिए, और पूरा एक आदमी भी छूटना नहीं चाहिए जैसे ग्रास रूट में काम कर रहे हैं। मैं उनको हमेशा अपना आइडियल मानती हूँ, जो जैसे कि वो काम करते हैं मैं उनको फॉलो करके काम करती हूँ। यहाँ भी मैं मेरा पार्टी के हिसाब से, मैं पार्टी के सीएम को जैसे उनको जैसा पसंद है मैं वैसा काम करना चाहूँगी। और ऊपर से मैं फिर से शुक्रगुजार हूँ चेयरपर्सन धनखड़ जी का, जो वाइस प्रेसिडेंट है। उन्होंने मेरे ऊपर आस्था रखा, उन्होंने कुछ सोचा। मैं एक महिला हूँ और आज वो बोले कि हाउस में जो वाइस चेयरपर्सन से इक्वली डिवाइड किया गया है, 8 को 8, 4 महिला है और 4 जेंट्स है। ये बहुत अच्छा बात है। जब हम 33% का डिमांड कर रहे हैं, अगर 33% के बदले हम लोगों को कहीं पर 50% मिल जाए तो ये सच बात होती है, क्योंकि हम महिला हैं ना, वो हम देखा जाए तो आबादी के भी 50% से। तो ये मैं शुक्रगुजार हूँ फिर से धनखड़ जी का कि उन्होंने हमको चुना। मैं सोच रही हूँ कि मैं जो काम करूँगी मेरा पार्टी को लेके, मैं बहुत खुश हूँ। मैं पार्टी को कैसे ऊपर पहुँचाऊँ और पार्टी के लिए ही मैं काम करूँ और सारे सांसदों के हित में काम करूँ, देश के हित में काम करूँ। Ma'am, welcome to Sunset TV and congratulations. It is a historic day. Almost 50% of the members in the panel of vice chairpersons, they're women. You're one of them. Ma'am, you're a first-time member, now going to preside over the proceedings of the House. How does it feel? It feels wonderful because I'm very grateful to the chairman for giving me this opportunity, because as a first-timer, I did not expect this. And it is a great responsibility and honor that I have to live up to. So yes, I feel happy. I feel a bit of pressure also that I have to perform. But I'm very grateful to the chairman because he has considered, and there's a lot of women in the panel, and which is a very encouraging sign. This is also a sign that times have changed, and especially under Modi ji's government, there is a lot more women representation, and women are giving these opportunities. So yeah, I'm grateful to them. And what are your priorities as a vice chairperson now? There are many priorities, but then the main thing as a vice chairman now is to see that the house runs in the decorum. Everything is maintained, protocol is maintained, decorum is maintained, and the house functions as it should function, yes. Absolutely. Thank you so much for talking to us, and all the very best for your future. Joining us is a Rajya Sabha member and also member of the panel of vice chairpersons, P.T. Usha ji. Ma'am, welcome to Sunset TV. Ma'am, again a historic day today. The panel of vice chairpersons that has been reconstituted, you find mentioned there, 50% women are there. How do you feel about it? I'm very happy because I could read that when with the vice person's panel name had come, most of them are ladies. So I'm very happy, and I'm very much thankful to Prime Minister and our chairman for nominating me the vice chairman's panel. Thank you so much. Ma'am, how do you see the journey from being the ace sportsperson of the country to being the vice chairperson of the upper house of parliament? Actually, it's really an honor. I don't know, because I'm so in parliament thing, I'm so junior, but he made me to sit there. But I'm honored, and I'm so thankful to chairman and PM for that. All the very best, ma'am, and thank you so much for talking to us. Reporting from Parliament with camera person Manoj, I'm Kriti Mishra for Sunset Television. नवविक्रम 33% की मांग और 50% मिल जाना कितना बड़ा बदलाव, और पहली बार के माननीय सांसद भी इस पैनल में शामिल हैं।
बिल्कुल प्रतिबिंब, आपने एकदम ठीक कहा कि हम एक लंबे अरसे से 33% जो आरक्षण की बात हो रही थी, लेकिन राज्यसभा में अब आधी महिलाएं इस पैनल में शामिल है। ये अपने आप में एक ऐतिहासिक निर्णय है राज्यसभा में, और चेयरमैन ने खास तौर पर, राज्यसभा चेयरमैन ने इस चीज़ का ध्यान रखा है कि जो महिलाएं हैं, और ख़ास तौर पर अलग अलग क्षेत्र की, अगर आप देखेंगे महिलाओं की साथ ही अलग अलग क्षेत्र के लोगों को प्रतिनिधित्व दिया गया है, चाहे वो नॉर्थ ईस्ट के हों, बंगाल के हों, उड़ीसा के हों, सुदूर दक्षिण से हों या फिर राजस्थान से हों, हर एक इलाके में लोगों को प्रतिनिधित्व दिया गया है वाइस चेयरमैन के तौर पर। ये अपने आप में एक ऐतिहासिक निर्णय है। और हम पिछले अगर समय की बात करें तो महिलाओं को उस तरीके से ये 50% जो स्थान है, 8 में से 4 महिलाएं वाइस चेयरमैन हैं, ऐसा बहुत ही कम देखने को मिला है। जी, एक तो बड़ा बदलाव है। विक्रम, आप लगातार हमारे साथ बने रहें। हम बता दें, जल शक्ति मंत्रालय के राज्य मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल ने उम्मीद जाहिर की है कि संसद का मानसून सत्र विधायी कामकाज के लिहाज से अच्छा रहेगा। उनसे खास बातचीत की हमारे संवाददाता पवन कुमार शर्मा ने। हमारे साथ हैं केंद्रीय मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल जी। पटेल जी, संसद टीवी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जो सत्र है, शुरुआत हो चुकी है मानसून सत्र की। 31 विधेयक सरकार की तरफ से रखे जाने हैं। प्रधानमंत्री ने भी आज उनका जिक्र किया। कितनी उम्मीद आपको, क्योंकि अभी तो जो पहला दिन है, थोड़ा सा जो है गतिरोध तो है ही। देखिए, उम्मीद तो निश्चित रूप से कोई भी संसद सदस्य सरकार में बैठा हो, प्रतिपक्ष में हो, वो अच्छी तरह से जानता है कि ये बहुत महत्वपूर्ण सत्र है। प्रधानमंत्री जी की पूरे दुनिया में जो यात्राएं सफलतापूर्वक हुई हैं, वो हों, चाहे हमें नए कानून लाने हों, या पूरे देश में चाहे वर्षा की स्थिति हो या अन्य स्थिति हो, उसकी चर्चा के लिए सबसे बेहतर अगर कोई मंच है तो वो लोकसभा का मंच है। इसलिए मैं आशान्वित हूँ, और आशा और अपेक्षा इसलिए भी है कि आप ये 9 वर्ष पूरे कर चुके हैं, ये आखिरी वर्ष है, और संसद का जो मंच होता है लोकसभा का, वो अच्छे संवाद के लिए होता है। जो प्रतिपक्ष में है वो हमारी गलतियों पर आलोचना भी कर सकते हैं, प्रभावी ढंग से अपनी बात रख सकते हैं। हो हल्ले की बजाय हम संवाद पर विश्वास करें, ये अपेक्षा मैं जरूर करूँगा। प्रधानमंत्री ने आज कहा कि जो जनता के प्रतिनिधि हैं वो जड़ों से जुड़े होते हैं, लोगों से जुड़े हुए होते हैं, और वो अपनी जिम्मेदारी निभाएं, ऐसा आह्वान उनकी तरफ से आया। मैंने कहा ना कि लोकसभा का मंच, सदन तो 2 है। लोकसभा में जो आदमी आता है वो जनता से चुनकर आता है, उसके पास इतना सारा चीज़ें होती हैं, जो सफलताएँ हैं वो भी सामने हैं, कोई कमी दिखती है तो वो बोलने के लिए यही स्थान है। इसलिए मैं मानता हूँ कि मैं प्रतिपक्ष से भी कहूँगा कि उनके जो भी रिजर्वेशंस होंगे, प्रधानमंत्री ने आज मणिपुर के बारे में इतने खुले मन से कहा है, तो मुझे लगता है कि चर्चा करेंगे तो हम समाधान की तरफ आगे बढ़ेंगे। और मैं विश्वास करता हूँ कि शायद संसद सदस्य, वो भी लोकसभा के मंच पर जो जनता से चुनकर आते हैं, पूरी ईमानदारी के साथ, संजीदगी के साथ राष्ट्र हित में संवाद में हिस्सा लेंगे। सभी मुख्यमंत्रियों से, सभी जो लोग हैं उनसे आग्रह इस विषय में किया है उन्होंने कि हिंसा जो है वो ना हो, और कसूरवार जो होगा उसको बख्शेंगे नहीं हम। ये हमारी भारतीय संस्कृति की मूल अवधारणा है, नारी का सम्मान, और हम सौहार्द के साथ पर रहें, ये हमारी सांस्कृतिक विरासत है। प्रधानमंत्री ने जिम्मेदारी के साथ कहा है और संवेदनशीलता के साथ कहा है, वो निश्चित रूप से उस बात को गंभीरता से सभी को लेना चाहिए। तो पटेल जी कह रहे हैं कि ये मानसून सत्र जो है, इसमें जितने भी विधेयक हैं, 31 विधेयक सरकार की तरफ से रखे जाने हैं, तो वो सभी महत्वपूर्ण विधेयक है और उस विषय में सरकार आगे बढ़ेगी। उन्होंने विपक्ष से भी आह्वान किया कि वो अपनी जितनी भी जन समस्याएं हैं, जो भी उनके मुद्दे हैं, वो संसद के अंदर उठाएं, और जो लोकतंत्र का सही मायने हैं, जो जनता के प्रति उनका दायित्व है, वो पूरा करें, पक्ष और विपक्ष। पवन कुमार शर्मा, संसद टीवी, नई दिल्ली। प्रहलाद पटेल से बात की पवन कुमार शर्मा ने। पवन कुमार शर्मा हमारे साथ बने हुए हैं, और हमारे साथ बने हुए हैं नव विक्रम सिंह, और उन्होंने उपाध्यक्ष पैनल में शामिल हुए घनश्याम तिवारी से खास बातचीत की। लंबे समय तक जनप्रतिनिधि के तौर पर प्रतिनिधित्व करते रहे घनश्याम तिवारी जी को आज राज्यसभा के वाइस चेयरमैन के पैनल में जिम्मेदारी दी गई है। हम बात करते हैं सीधे। सर, स्वागत है आपका। जी, धन्यवाद भैया। सर, समझना चाहूँगा कि एक लंबा आपका विधायक के तौर पर कार्यकाल रहा, कई बार आप विधायक रहे, अब राज्यसभा में सांसद के बाद अब आपको वाइस चेयरमैन के तौर पर भी जिम्मेदारी, कितनी अहम जिम्मेदारी आप मानते हैं? देखिए, ये सदन को संचालन में यह महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है।
सदन के संचालन में उपसभापति को वही अधिकार प्राप्त हैं जो सभापति को अधिकार प्राप्त होते हैं और इसमें नियम कानून कायदों के अनुसार लोकतांत्रिक तरीके से सदन को चलाने की जिम्मेदारी उपसभापति पर होती है, तो उस जिम्मेदारी का मैं निर्वहन करूंगा। सर, चूंकि आपको संसदीय कार्य मंत्री के तौर पर राजस्थान सरकार में अनुभव है, वो अनुभव और आपका जो राजनीतिक जीवन है, एक लंबा राजनीतिक, वो अनुभव इसमें कितना सहायक सिद्ध होगा? देखिए, मुझे संसदीय लोकतंत्र का बहुत लंबा अनुभव है और मैं संसदीय कार्य मंत्री भी रहा हूँ और विभिन्न मंत्रालय में भी रहा हूँ, ओडिशा में भी मैं कई कमेटियों का मेंबर हूँ। वो सारा अनुभव इस काम में आएगा कि हम सदन को बहुत अच्छी तरह संचालित कर सकें, सरकार का जो बिजनेस है वो पूरा हो और विपक्ष को कहने का पूरा मौका मिले। सर, एक और सवाल आपसे पूछना चाहूँगा, चूँकि आप बीएससी में भी सदस्य हैं और हाउस चलाना एक इस समय बड़ी चुनौती है, क्योंकि हाउस को ऑर्डर में रखना, तो ऐसे में किस तरीके से जो पक्ष और विपक्ष में तालमेल को बेहतर करने की कोशिश करेंगे? देखिए, पक्ष और विपक्ष में तालमेल तो बेहतर करने का काम सभी दलों के नेताओं का है, लेकिन सदन को संचालन में नियमों के अंतर्गत संचालन करना, सरकार के कार्यों को पूरा कराना और विपक्ष का किसी भी कीमत पर उनके अधिकार का हनन नहीं करना, ये सदन को संचालन करने वाले उपसभापति और सभापति पर निर्भर करता है। वो कर्तव्य हमारी पुस्तक में नियमों और प्रक्रियाओं में लिखा हुआ है, उन प्रक्रियाओं, नियम और परंपराओं के आधार पर हम काम करेंगे तो सदन ठीक ढंग से चलेगा। एक आखिरी सवाल और पूछना चाहूँगा सर, क्योंकि चूँकि हाल ही में आपने यूएनओ में भारत की तरफ से प्रतिनिधित्व भी किया है, आज आपके ऊपर ये जिम्मेदारी है, मैं आपसे समझना चाहूँगा कि जब जनप्रतिनिधियों की जो आकांक्षाएं हैं उनको भी कई सवाल, चाहे वो प्रश्नकाल बेहद अहम समय है, शून्यकाल बेहद अहम समय है, तो ऐसे में उनके जो सवाल हैं उसे ज़्यादा से ज़्यादा मौका मिल सके सांसदों को, इस का कोई प्रयास आपकी तरफ से किस तरीके से किया? देखिए, जितने अधिक से अधिक प्रश्न आएंगे उतना अधिक से अधिक काम और माननीय सांसदों को उनके अधिकार प्राप्त होगा। उसके अलावा भी 0 आवर है, उसमें भी कर सकते हैं, विशेष उल्लेख में भी कर सकते हैं, विधेयकों पर इस बार बहुत विधेयक आ रहे हैं, उन विधेयकों पर भी बहस में भाग ले सकते हैं, शॉर्ट नोटिस के ऊपर हो सकते हैं और कई प्रकार के माध्यम हैं जिनके माध्यम से माननीय सांसदगण अपना पक्ष सदन के पटल पर रख सकते हैं बिना हंगामा के। जितना अधिक संसद चलेगी उतना ही अधिक काम होगा, उतना ही ब्यूरोक्रेसी पर नियंत्रण रहेगा और उतना ही लोकतंत्र के हित में होगा। शुक्रिया सर हमसे बात करने के लिए। तो आप देख सकते हैं जो नवनिर्वाचित वाइस चेयरमैन हैं घनश्याम तिवारी जी, उनका कहना है कि संसद बेहतर तरीके से चले, पक्ष और विपक्ष में बेहतर तालमेल हो, यही उनकी कोशिश रहेगी। कैमरामैन मनोज के साथ मैं नवविक्रम सिंह, संसद टीवी, पार्लियामेंट। हम आपको बता दें कि जालंधर के नवनिर्वाचित लोकसभा सांसद सुशील कुमार रिंकू ने मानसून सत्र के पहले दिन पद और गोपनीयता की शपथ ली और उनसे खास बातचीत की पवन कुमार शर्मा ने। नमस्कार, संसद टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं पवन कुमार शर्मा। आज लोकसभा में एक नए सदस्य ने शपथ ग्रहण की है, वो हैं सुशील कुमार रिंकू जी। जालंधर लोकसभा सीट से वो बाई इलेक्शन में जीत दर्ज की है उन्होंने और आज उन्होंने शपथ ग्रहण की है। इस वक्त मेरे साथ वो मौजूद हैं संसद के गलियारे में। आपका संसद में बहुत बहुत स्वागत है रिंकू जी। पहले तो मेरा पहला सवाल आपसे यही कि देश की सबसे बड़ी पंचायत तक जनता ने आपको पहुंचा दिया, कहां से सफ़र शुरू हुआ था आपका? देखिए, सबसे पहले तो मैं जालंधर निवासियों का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं, जिन्होंने मुझे, मेरे परिवार को हमेशा बहुत प्यार दिया है। मेरे पिताजी स्वर्गीय श्री रामलाल जी, जो पहले पार्षद चुने गए थे 1997 में, तो उसके बाद वो एक बार फिर पार्षद बने। तो लोगों के साथ उनका इतना प्यार था कि उनके प्यार की खातिर लोगों ने मुझे भी उनके बाद पार्षद बनाया, मेरी धर्मपत्नी को पार्षद बनाया। तो लगातार करीब 6 साल 6 टर्नओवर है जो हमने अपने इलाके के लोगों की सेवा की और सेवाओं को देखते हुए लोगों के प्यार के सदका फिर मैं विधानसभा में चुना गया, एमएलए रहा। तो एमएलए रहने के बाद खूब सेवा मैंने अपने हलके की। तो जैसे आप सेवा करते हो, ईमानदारी के साथ चलते हो,
तो मेरा ख्याल है कि परमात्मा भी आपका साथ देता है। और आज देश की सबसे बड़ी जो पंचायत है, लोकतंत्र का जो सबसे बड़ा मंदिर है, आज उसमें मुझे अपने इलाके की, जलंधर की और पंजाब की जो आवाज़ है वो बनने का जो अवसर प्राप्त हुआ, तो मैं शुक्रगुज़ार हूँ, लोगों का शुक्रगुज़ार हूँ, अपनी पार्टी आम आदमी पार्टी का शुक्रगुज़ार हूँ, अपने लीडर साहबानों का शुक्रगुज़ार हूँ, जिनकी वजह से मैं जहाँ पहुँच सका। रिंकू जी, जैसे ही जनप्रतिनिधि की चीज़ें आती हैं, उनकी जिम्मेदारियां आती हैं, तो जालंधर के प्रति आपकी जिम्मेदारियां हैं। कौन कौन सी बड़ी समस्याएं आप देखते हैं कि जालंधर की ये समस्याएं हैं, जनता जूझ रही है और उनका समाधान होना चाहिए? आपका विज़न क्या कि ये जालंधर की समस्याएं हैं, ये मैं ज़रूर ख़त्म करूँगा? देखो, जालंधर है जो पिछले काफ़ी समय से गिनौड़ है, और ख़ास करके अगर मैं पंजाब की बात करूँ तो पंजाब में जो भी जैसे हमारे बाढ़ की स्थिति चल रही है, पंजाब के 23 में से 18 जो ज़िले हैं वो बाढ़ की चपेट में है, और लगभग 26,000 जो लोग हैं वो पिछले फ्लड्स में रेस्क्यू किए गए, और हज़ारों एकड़ जो हमारे किसानों की भूमि है, कृषि जिसमें लोगों ने की थी, धान की खेती की थी, तो वो उनकी खेती ख़राब हो चुकी है, लोगों के घर ढह चुके हैं, सड़कें ख़राब हो चुकी हैं, और जितना भी नुकसान पंजाब में किसानों का, लोगों का हुआ है, उसकी जो डिजास्टर की जो भरपाई है वो केंद्र सरकार जो करके दे। इसके अलावा व्यापारियों के बहुत सारे मुद्दे हैं, जीएसटी के मुद्दे हैं। हमारे यहाँ, मेरे कॉन्स्टिट्यूंसी में स्पोर्ट्स की मार्केट है, मेरे कॉन्स्टिट्यूंसी में रबड़ मैन्युफैक्चरर जो हैं, चप्पल और जो जूता मार्केट है। सो इन लोगों के बहुत सारे जो मुद्दे हैं, जीएसटी के रिगार्डिंग मुद्दे हैं, उन सब मुद्दों को लोकसभा में 1 बाय 1 हम उठाएंगे। रिंकू जी, क्योंकि ये बाई इलेक्शन है, कांग्रेस के जो सांसद हैं संतोष चौधरी जी, उनकी मृत्यु हुई, उसके बाद बाई इलेक्शंस हुए और आपको समय कम मिला है, क्योंकि जहाँ तक 17वीं लोकसभा की बात की जाए तो कुछ ही महीने बचे हैं और 2024 में इलेक्शन भी होने हैं। कम समय है पर जिम्मेदारियाँ ज़्यादा है, तो जो हर समाज का तबका है, चाहे महिलाएं हों, चाहे किसान हों, चाहे बुज़ुर्ग हों, चाहे बच्चे हों, जालंधर का जो आपका संसदीय क्षेत्र है, क्या कहना चाहेंगे उनके प्रति, क्या आश्वस्त करना चाहेंगे उनको आप? देखो, वहाँ पे जो हमारा, क्योंकि पंजाब में जो हमारी आम आदमी पार्टी की सरकार है, तो बहुत सारे जो मुद्दे हैं, हम वहाँ स्थानीय मुद्दे हैं जो वो वहाँ पंजाब की सरकार के द्वारा ही हल करवा देंगे, क्योंकि बहुत सारी डेवलपमेंट के काम हैं, जो अलग अलग गांव में सड़कें हैं, वहाँ पे जो हमारे छप्पड़ हैं गांव के, वो सारे उनका काम होने वाला है। कई गांव में सीवरेज की दिक्कत है, पानी की समस्या है। सो सारी वो चीज़ें हैं जो हमने सारी नोट डाउन की हैं, वो पाइपलाइन में सारे काम चल रहे हैं। बहुत सारे मसले तो हम लोकली वहाँ पे हल कर देंगे, क्योंकि हमारे पंजाब के मुख्यमंत्री सरदार भगवंत सिंह मान साहब बड़े एग्रेसिव हैं, उन्होंने खुद कैंपेन की और हर एक जो काम है जलंधर का उनके टिप्स के ऊपर है। और कुछ दिन पहले मैं और हमारे मुख्यमंत्री साहब, हमारे माननीय जो हमारे सड़की आवाजाही जो मिनिस्टर हैं श्री नितिन गडकरी साहब, हम उनसे मिले थे, तो उन्होंने आश्वासन दिया कि जो फ्लाईओवर्स बंद पड़े हैं, जो नेशनल हाईवे की जो सड़कें बनने वाली हैं, वो उन्होंने आश्वासन दिया है कि वे सारी बना के देंगे। रिंकू जी, आज संसद में आपका पहला दिन है, आपने शपथ ग्रहण भी किया, क्या आपके अनुभव अब तक के आज कैसा लग रहा है आपको देश की पंचायत में? देखो, संसद टीवी के ज़रिए तो बहुत जितनी भी डिबेट्स होती रही हैं बहुत सारी सुनी हैं, तो आज पहली बार संसद भवन में आके, ख़ास करके लोकसभा जो हमारा हाउस है उसमें आके एक बहुत पॉजिटिव एनर्जी जो अपने आप में मैं महसूस कर रहा हूँ, और धन्यवाद कर रहा हूँ मैं अपने फैमिली का, अपने पिताजी का, अपने परिवार का, अपने लोगों का, जिनकी वजह से मैं जहाँ पहुँच पाया। और मैं पूरी कोशिश करूँगा कि पंजाब की और जलंधर की आवाज़ बन के लोकसभा में हर वो मुद्दा उठाऊँ जो जनता से जुड़ा हो। तो सुशील कुमार रिंकू जी कह रहे हैं कि जालंधर की जनता की जितने भी मुद्दे हैं, बड़े मुद्दे हैं, वो उसको संसद में उठाएंगे, उनकी आवाज़ बनेंगे और उनके समाधान के लिए लगातार कोशिश करेंगे। पवन कुमार शर्मा, संसद टीवी,
नई दिल्ली। हमारे सहयोगी पवन कुमार शर्मा, उन्होंने प्रहलाद पटेल माननीय मंत्री से बातचीत की और जालंधर के नवनिर्वाचित लोकसभा सांसद सुशील कुमार रिंकू से भी उन्होंने खास बातचीत की। पवन, अगर बात करें हमारी संसदीय प्रक्रिया और लोकतांत्रिक व्यवस्था की, यही खूबी है। हम देख रहे हैं कि जिन्होंने गांव देहात के भीतर चुनाव लड़ा था वो सदन के भीतर पहुंच रहे हैं, जो सदन के भीतर पहली बार पहुंचे हैं वो कहीं ना कहीं सभापति का जो पैनल है उसके सदस्य बन रहे हैं। कितना विशेष है ये? प्रतिबिंब विशेष तो कहना पड़ेगा, क्योंकि खास है, क्योंकि जो प्रतिनिधित्व है गांव से जो लोग निकले हैं, क्योंकि भारत जो है वो गांव का देश है, कृषि प्रधान देश है, किसानों का देश है, तो उनकी रिप्रेजेंटेशन अगर देश की सबसे बड़ी पंचायत में होती है तो वो अच्छा ही कहा जाएगा भारतीय लोकतंत्र के लिए। और यही हुआ भी कि जहाँ तक आम आदमी पार्टी की बात है तो पहले भगवंत मान थे, सिर्फ एक लोकसभा में सांसद थे, वो मुख्यमंत्री बन गए पंजाब के। उसके बाद जो सुशील कुमार रिंकू हैं, ये पहले सांसद हैं आम आदमी पार्टी के जो हैं, जो चुने गए हैं जालंधर से। बाई इलेक्शन हुआ था अभी, तो वो उनका पार्टी के हिसाब से उनका रिप्रेजेंटेशन हो गया है लोकसभा में। तो ये बड़ी बात है। और कल जब मैं उनसे बातचीत कर रहा था तो वो एक बात बहुत कह रहे थे कि जो जालंधर की जनता है उनकी जो समस्याएं हैं उसके लिए वो केंद्र सरकार से मिलकर, राज्य सरकार का सहयोग लेकर उन जन समस्याएं सॉल्व हो, जो लोकतंत्र में अंतिम व्यक्ति है उस तक फायदा हो, तो ये उनकी प्राथमिकता में शामिल था। जी, और हमारी संसदीय प्रक्रिया और लोकतांत्रिक व्यवस्था की यही खूबी है, और इसी खूबी को जानने पहचानने के लिए अलग अलग डेलीगेशंस भी आते रहते हैं और हमारी संसदीय प्रक्रिया को बहुत नज़दीक से देखते भी हैं। और आज शुक्रवार है, और शुक्रवार होने की वजह से दोनों सदनों के एजेंडे में गैर सरकारी सदस्यों के कामकाज शामिल हैं। लोकसभा की कार्यसूची में गैर सरकारी विधेयक यानी कि प्राइवेट मेंबर बिल शामिल है। एक नजर लोकसभा में पेश किए जाने वाले कुछ गैर सरकारी विधेयकों पर। सांसद सुधाकर तुकाराम श्रृंगारे विद्यालयों में संस्कृत भाषा का अनिवार्य शिक्षण विधेयक 2019 पेश करेंगे। और सांसद प्रोफेसर डॉक्टर रामशंकर कठेरिया प्राचीन संस्मारक तथा पुरातत्वीय स्थल और अवशेष संशोधन विधेयक 2019 की धारा 20K का संशोधन पेश करने वाले हैं। सांसद राकेश सिंह भारत का उच्चतम न्यायालय जबलपुर में स्थायी न्यायपीठ की स्थापना विधेयक 2020 पेश करेंगे। सांसद हेमंत पाटिल दंड प्रक्रिया संहिता संशोधन विधेयक 2019 धारा 451 का संशोधन पेश करने वाले हैं। सांसद जसबीर सिंह प्लास्टिक विनिर्मन विधेयक 2019 पेश करेंगे। सांसद सु थिरुनवुक्करास बेरोजगारी भत्ता विधेयक 2019 पेश करेंगे। इसके अलावा सदन में और भी कई गैर सरकारी विधेयक पेश किए जाएंगे। लोकसभा की कार्यसूची में कुछ प्राइवेट मेंबर विधेयक विचार और पारित किए जाने के लिए भी शामिल हैं, उन पर एक नजर डाल लेते हैं। सांसद गोपाल चिन्हई शेट्टी की ओर से पेश लोक प्रतिनिधित्व संशोधन विधेयक 2019 नई धारा 29 क का अंतः स्थापन पर आगे की चर्चा होगी। उन्होंने 5 अगस्त 2022 को विधेयक पर चर्चा का प्रस्ताव किया था, वो इसे पारित करने का भी प्रस्ताव रखेंगे। सांसद डॉक्टर आलोक कुमार सुमन भिक्षुक सशक्तिकरण, कौशल विकास और पुनर्वास विधेयक 2021 पर विचार और पारित करने का प्रस्ताव रखेंगे। सांसद M.K. राघवन अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान संशोधन विधेयक 2022 नई धारा 3 क का अंत स्थापन पर विचार और पारित करने का प्रस्ताव रखेंगे। सांसद श्रीरंग अप्पा बारणे नियोजन अभिकरण विनियमन विधेयक 2019 पर विचार और पारित करने का प्रस्ताव रखने वाले हैं। सांसद राजीव प्रताप रूडी केंद्रीय क्षेत्र और केंद्रीय प्रायोजित योजनाओं के कार्यान्वयन हेतु जिला विकास और निगरानी समिति विधेयक 2022 पर विचार और पारित करने का प्रस्ताव रखेंगे। सांसद कुलपति रॉय शर्मा संविधान संशोधन विधेयक 2019 नए अनुच्छेद 239 ग का अंत स्थापन पर विचार और पारित करने का प्रस्ताव करेंगे। पवन, बहुत लंबी सूची है। अगर निजी विधेयकों की बात की जाए, कितना महत्वपूर्ण दिन? प्रतिबिंब शुक्रवार का जो दिन है वो प्राइवेट मेंबर बिजनेस का रहता है।
और इस दौरान लोकसभा की अगर मैं बात करूं तो 3:30 बजे के बाद अंत तक 6 साढ़े 6 बजे तक, जो है 6:30 बजे तक ये प्राइवेट मेंबर बिल का समय रहता है शुक्रवार को। और बहुत सारे सांसद हैं अपने जो उनके निजी विधेयक रहते हैं वो इसमें जो है वो पेश करते हैं। आज की बात करूं, लिस्टेड तो बहुत लंबी लिस्ट है, क्योंकि ऐसे बहुत सारे प्राइवेट मेंबर बिल बहुत जो है वो सांसदों की तरफ से रखे जाते हैं। उनकी जो संख्या है वो सैकड़ों में है। पर अगर मैं कुछ का उल्लेख करूं तो मुंबई से जो सांसद हैं गोपाल चन्नैया शेट्टी, वो रिप्रेजेंटेशन एक्ट जो है, प्रतिनिधित्व संशोधन विधेयक उनका है। 2019 में उन्होंने ये प्राइवेट मेंबर बिल लगाया था। 29A उसकी वो है, उसमें वो संशोधन की मांग उनकी है। सुशील कुमार सिंह है, लोकसभा के सांसद हैं, उनकी मांग है कि जो ये यूनिफॉर्म सिविल कोड है, जो समान आचार संहिता है, उनका विधेयक इससे संबंधित है 2021। ये बड़ा मुद्दा है अपने आप में, क्योंकि देश में ये मांग लगातार उठती आई है कि जब संविधान में इसके बारे में डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में जब इसकी बात है तो इसको लागू किया जाना चाहिए। और ये बड़ा मुद्दा है देश में भी, हम सभी जानते हैं प्रतिबिंब। तो इसको लेकर प्राइवेट मेंबर बिल सुशील कुमार सिंह का भी वहाँ पर लगा। मनोज कोटक जो है मुंबई से ही सांसद हैं, उनकी चिंता जो है वो मानसिक जो विक्षिप्त हैं, रूप से विक्षिप्त जो बच्चे हैं, उनके लिए स्पेशल स्कूल बनाए जाएं, क्योंकि उनकी आवश्यकताएं अलग रहती हैं। जो दिव्यांग बच्चे रहते हैं तो उनके लिए विशेष स्कूल बने देश में, ऐसा उनकी तरफ से प्राइवेट मेंबर बिल है। उसकी तरह एन के प्रेमचंद्रन है, वो विधिक सेवा प्राधिकरण है, उसमें उनका बिल है अमेंड। पवन, हम ये जानना चाह रहे थे और शायद हमारे दर्शक भी इसमें रुचि रखते होंगे कि प्राइवेट मेंबर बिल वो बहुत बड़ी संख्या में सदन के भीतर लाए जाते हैं, लेकिन उसकी सफलता का प्रतिशत बहुत ज़्यादा नहीं है। लेकिन कोई बहुत ही महत्व का कोई निजी विधेयक होता है तो उसे सरकार एडॉप्ट कर लेती है। और यूसीसी का विषय आजकल बहुत चल रहा है, और आपने कहा कि एक निजी विधेयक ऐसा भी है जो सीधे तौर पर सरोकार रखता है यूसीसी से। जी, प्रतिबिंब, क्योंकि इसकी जो प्राइवेट मेंबर बिल, ये मुद्दा तो है, जहाँ तक विधेयक लाने की बात है सदन में, संसद के दोनों सदनों में, वो तो अभी मामला उठा है, कई वर्षों से उठता रहा है। पर प्राइवेट मेंबर्स की तरफ से ये जो मुद्दा है, ये बहुत वर्षों से ये यहाँ पे प्राइवेट मेंबर बिल इस विषय से लेकर लोकसभा हो चाहे राज्यसभा हो, दोनों ही सदनों में लगते रहे हैं। हॉट टॉपिक है और इसको लेकर आने वाला है। दूसरी बात कि जनसंख्या से रिलेटेड जो है वो भी जो जनसंख्या नियंत्रण विधेयक लाया जाए संसद में, इसको लेकर भी प्राइवेट मेंबर बिल बहुत सारे जो है विचाराधीन है, उन पे कुछ पे चर्चा भी हो गई है। जैसे कुछ नदियों को जोड़ने का मामला है, देश में जो है बाढ़ की स्थिति बनती है बरसात के दौरान और जो पानी का अभाव रहता है, उसको लेकर भी केन बेतवा जो परियोजना है, दोनों नदियों को जोड़ने वाले जो मामला है, वो प्राइवेट मेंबर बिल के जरिए जो है उसकी चर्चा लगातार लोकसभा में होती रही है। तो ये जो प्राइवेट मेंबर बिल है, जैसा आपने कहा कि इसकी बिल बनना और इसको एडॉप्ट होना, उसको पारित होना, ये अलग विषय है। पर ये जब प्राइवेट मेंबर बिजनेस के जरिए देश की पंचायत में उठता है तो ये मुद्दा जो है चर्चा में तो आ ही जाता है, और इस विषय में सरकार की तरफ से हो। आप हमारे साथ बने रहिएगा। हम एक बार नजर डाल लेते हैं राज्यसभा के एजेंडे में भी आज गैर सरकारी विधेयक यानी कि प्राइवेट मेंबर बिल शामिल है। एक नजर राज्यसभा में पेश किए जाने वाले कुछ प्राइवेट मेंबर विधेयकों पर। सांसद हरनाथ सिंह यादव वक्फ निरसन विधेयक 2022 पेश करेंगे। सांसद इरण कडाडी लोक प्रतिनिधित्व संशोधन विधेयक 2022 पेश करने वाले हैं। सांसद बिनोय विश्वम मानव बलि और अंधविश्वास पर आधारित अन्य प्रथाओं की रोकथाम और उन्मूलन विधेयक 2022 पेश करेंगे। सांसद सुजीत कुमार पुरावशेष तथा बहुमूल्य कलाकृति संशोधन विधेयक 2023 पेश करने वाले हैं। इसके अलावा भी सदन में कई गैर सरकारी विधेयक पेश किए जाएंगे। राज्यसभा की कार्यसूची में कुछ प्राइवेट मेंबर विधेयक विचार और पारित किए जाने के लिए भी शामिल हैं, उन पर भी एक नजर डाल लेते हैं। सांसद डॉक्टर वी शिवदासन संविधान के अनुच्छेद 153 का संशोधन और अनुच्छेद 155 और 156 का प्रतिस्थापन करने से संबंधित संविधान संशोधन विधेयक 2022 पर विचार और पारित करने का प्रस्ताव करेंगे। सांसद डॉक्टर अमी याज्ञिक पीड़ित और साक्षी संरक्षण एवं सहायता विधेयक 2020 पर विचार और पारित करने का प्रस्ताव करेंगे। सांसद डॉक्टर जयंत चौधरी संविधान संशोधन विधेयक 2022 अनुच्छेद 84 और 173 का संशोधन पर विचार और पारित करने का प्रस्ताव करेंगे। सांसद GVL नरसिम्हा राव
लोक प्रतिनिधित्व संशोधन विधेयक 2019 पर विचार और पारित करने का प्रस्ताव करेंगे। सांसद डॉक्टर अमर पटनायक संविधान संशोधन विधेयक 2020 प्रस्ताव और अनुच्छेद 51 क का संशोधन पर विचार और पारित करने का प्रस्ताव करेंगे। सांसद डॉक्टर जॉन ब्रिटास केंद्रीय लोक क्षेत्र के उद्यम राज्यों के हितों का संरक्षण विधेयक 2022 पर विचार और पारित करने का प्रस्ताव करेंगे। नवविक्रम हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। नवविक्रम, शुक्रवार है, निजी विधेयकों का दिन है। आपने संक्षिप्त में इसकी जानकारी दी थी, लेकिन अगर विस्तार से जानने की कोशिश करेंगे, कितना महत्वपूर्ण दिन? बिल्कुल प्रतिबिंब, आज बेहद महत्वपूर्ण दिन है, ख़ास तौर पर जिस तरीके से आपने बताया कि प्राइवेट मेंबर यानी जो सांसद हैं उनके तमाम मुद्दे होते हैं, हमारे लॉ मेकर्स उन मुद्दों को, जिन मुद्दों को वो अहम समझते हैं और देश हित में समझते हैं, उन मुद्दों को एक बिल के माध्यम से सदन में लाते हैं, उस पर विचार होता है। और देखिए, हालांकि अगर इतिहास देखें तो प्राइवेट मेंबर बिल पर उतने उस तरीके से वो पारित नहीं हुए हैं, लेकिन सबसे अहम जो प्राइवेट मेंबर बिल के साथ होता है कि जब सांसद अपने मुद्दे को बताता है और उस बिल पर लगातार चर्चा होती है, तो अलग अलग क्षेत्र में के जो सांसद हैं उस पर अपने विचार देते हैं, सार्थक बहस होती है। तो प्राइवेट मेंबर बिल का जो दिन है वो इस लिहाज से और ख़ास तौर पर सांसदों के लिहाज से बेहद अहम हो जाता है। और अगर आज हम देखें प्रतिबिंब, आज जिस तरीके से सबसे पहला जो वक्फ से रिलेटेड जो बिल है वो आज पहले नंबर पर हमें लिस्ट ऑफ बिजनेस में दिखाई देता है, प्राइवेट मेंबर बिल में, जो आज इंट्रोड्यूस होना है यानी कि पेश होना है। तो ऐसे में और अगर हम इसका इतिहास उठाकर देखें, संसद में लगातार इस पर चर्चा होती रही है। वक्त से संबंधित जो बिल है उसमें कई बार संशोधन हुए हैं और उसे कई बार सुधारने की कोशिश की गई है, कई बार इस तरीके के प्रावधान ऐड हुए हैं जिससे जो मुश्किलें भी आई हैं। तो ऐसे में जो आज सांसद हरनाथ सिंह यादव ने जो बिल पेश किया है, उस बिल में मेरी जानकारी के अनुसार ये है कि जो वक्त से जुड़े नियम हैं उन्हें संशोधित किया जाए और उन्हें हटाया जाए, क्योंकि बड़े लंबे अरसे से चर्चा है। और हरनाथ सिंह यादव से मेरी जो बातचीत हुई थी इससे पहले, उनका कहना था कि ये जो भारत का जो संविधान है, जो समानता की बात करता है, चाहे वो संपत्ति के अधिकार की बात करें, अवसर में समता की बात करता है, ये जो वक्फ से जुड़े हुए नियम हैं और ये उस समानता पर चोट करते हैं और उसके खिलाफ हैं, यानी संवैधानिक मूल्यों के खिलाफ हैं। तो वो अपना आज जो बिल है, क्योंकि इससे पहले भी वो संसद में, राज्यसभा में खास तौर पर इस पर चर्चा कर चुके हैं जी। नवविक्रम, प्राइवेट मेंबर बिल के तौर पर देखा जाए तो बहुत महत्व का दिन है और लोकसभा हो चाहे राज्यसभा हो, प्रश्नकाल भी अपने आप पे बहुत महत्व रखता है। लोकसभा में प्रश्नकाल के दौरान स्वास्थ्य और परिवार कल्याण, रसायन और उर्वरक, आयुष, विदेश और महिला एवं बाल विकास मंत्रालय से प्रश्न पूछे जाएंगे। सांसद सजदा अहमद स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय से एम्स दिल्ली में RT-PCR, BCR, ABL जांच से संबंधित प्रश्न पूछेंगे। सांसद सुनीता दुग्गल रसायन और उर्वरक मंत्रालय से हरियाणा में जन औषधि केंद्र से जुड़ा सवाल पूछेंगी। सांसद कृपाल बालाजी तुमाने महिला और बाल विकास मंत्रालय से आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं को मानदेय के भुगतान से संबंधित प्रश्न पूछेंगे। सांसद रंजीता कोहली स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय से जेनरिक दवाओं तक पहुंच से जुड़ा हुआ सवाल पूछने वाली हैं। सांसद किंजरापू राम मोहन नायडू स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय से एम्स के पुनः नामकरण से संबंधित सवाल पूछेंगे। सांसद सुनील कुमार मंडल महिला और बाल विकास मंत्रालय से बाल परिचर्या संस्थाओं से जुड़ा हुआ सवाल पूछने वाले हैं। सांसद कविता मलोथ स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय से चिकित्सा महाविद्यालयों में प्रवेश हेतु काउंसलिंग से संबंधित सवाल पूछेंगे। सांसद कृष्णपाल सिंह यादव आयुष मंत्रालय से आयुर्ज्ञान योजना के अंतर्गत CME योजना से जुड़ा हुआ सवाल पूछेंगे। सांसद कार्ति पी चिदम्बरम विदेश मंत्रालय से भारतीय नागरिकता के त्याग से संबंधित सवाल पूछेंगे। सांसद रविंद्र कुशवाहा स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय से कोविड-19 के उपरांत हृदय गति रुकने के मामलों में वृद्धि से जुड़ा हुआ सवाल पूछेंगे।
सांसद भागीरथ चौधरी रसायन और उर्वरक मंत्रालय से प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र से संबंधित प्रश्न पूछेंगे। सांसद संजय सदाशिव राव मांडलिक महिला और बाल विकास मंत्रालय से नाबालिग बलात्कार पीड़िताओं के पुनर्वास से जुड़ा हुआ सवाल पूछेंगे। सांसद तापिर गांव आयुष मंत्रालय से विशेष आयुष वीजा से संबंधित सवाल पूछने वाले हैं। सांसद रमेश चंद्र कौशिक स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय से विभिन्न प्रकार के कैंसर के प्रसार से जुड़ा हुआ सवाल पूछने वाले हैं। सांसद हैबी ईडन विधि और न्याय मंत्रालय से केरल में उच्चतम न्यायालय की न्यायपीठ से संबंधित सवाल पूछेंगे। सांसद श्रीनिवास दादा साहेब पाटिल महिला और बाल विकास मंत्रालय से प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना का कार्यान्वयन से जुड़ा हुआ सवाल पूछेंगे। सांसद के मुरलीधरन विदेश मंत्रालय से ECR देशों की और प्रवास से संबंधित सवाल पूछेंगे। सांसद विष्णु दयाल राम स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय से संस्थागत प्रसवों में आशा कार्मिकों की भूमिका से जुड़ा हुआ सवाल पूछेंगे। सांसद डॉक्टर बी सेट्टी वेंकट सत्यवती विधि और न्याय मंत्रालय से अखिल भारतीय न्यायिक सेवा से संबंधित प्रश्न पूछेंगे। सांसद उदय प्रताप सिंह स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय से गैर सरकारी औषधालयों में की स्थापना हेतु किए जा रहे कार्यों से जुड़ा हुआ सवाल पूछेंगे। लोकसभा में प्रश्नकाल के दौरान रसायन और उर्वरक मंत्रालय से सांसद सुनीता दुग्गल हरियाणा में जन औषधि केंद्र से जुड़ा हुआ एक महत्वपूर्ण सवाल पूछने वाली है। प्रधानमंत्री जन औषधि परियोजना यानी कि PMBJP के तहत दुकानदारों को उनकी कुल बिक्री का 20% मुनाफा अलग से दिया जाता है। इस हिसाब से 2022 में दुकानदारों को करीब 247 करोड़ रुपए की कमाई हुई। अगर मरीजों के फायदे की बात करें तो 2021-22 में करीब 850 करोड़ रुपए से ज्यादा का कारोबार हुआ। तब सरकार ने कहा कि जेनरिक दवाओं के जरिए मरीजों को तकरीबन 4500 करोड़ रुपए की बचत हुई है। लेकिन साल 2022 में यह कारोबार 1200 करोड़ से ज्यादा हुआ। इसके हिसाब से मरीजों की बचत अब बढ़कर 7000 करोड़ रुपए तक होने का अनुमान है। यूपी में सर्वाधिक दुकानें PMBJP के अनुसार देश में इस समय 9484 जन औषधि केंद्र हैं और सरकार इसी साल दिसंबर महीने तक इसकी संख्या 10,000 से अधिक करने जा रही है। मौजूदा समय में उत्तर प्रदेश 1410 और कर्नाटक में 1076 जन औषधि केंद्र हैं। इसके अलावा दिल्ली में 395, पंजाब में 319, हरियाणा में 256, जम्मू कश्मीर में 226, उत्तराखंड में 224, हिमाचल प्रदेश में 61 और चंडीगढ़ में 11 केंद्र हैं। 10 लाख से अधिक लोग प्रतिदिन खरीद रहे हैं ये दवाएं। और CEO रवि दधीच ने ये बताया कि देश के 756 में से 651 जिलों में मौजूद 9484 जन औषधि केंद्रों पर हर दिन 10 लाख से अधिक लोग दवाएं खरीद रहे हैं, जिन्हें ब्रांडेड की तुलना में 5 से 6 गुना सस्ती दवाएं मिल रही है। प्रति महीने इन केंद्रों को मिलाकर करीब 120 करोड़ रुपए का कारोबार किया जा रहा है। पवन, आज ज्यादातर प्रश्न पूछे जाने वाले हैं जेनरिक दवाओं से जुड़े हुए। बहुत सारे सवाल माननीय सांसद पूछने वाले हैं और एक बड़ा आंकड़ा हमारे सामने है और दर्शकों के साथ हमने साझा किया। कितना महत्वपूर्ण होता है प्रश्नकाल और कितने महत्व के प्रश्न आज पूछे जाने हैं? प्रतिबिंब प्रश्नकाल जो है वो महत्वपूर्ण तो होता ही है, क्योंकि सीधे जो जनप्रतिनिधि हैं, सांसद जो हैं, वो सीधा सवाल पूछ पाते हैं सरकार से। तो ये महत्वपूर्ण तो प्रश्नकाल रहता ही और सभी सांसद चाहते हैं कि प्रश्नकाल चले। आज में अगर मैं लोकसभा की बात करूं, लोकसभा में प्रश्नकाल की बात करूं तो 20 जो है वो तारांकित प्रश्न रहते हैं जिनका कि ओरल आंसर दिया जाता है मंत्रियों द्वारा। उसमें आज जो है हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, उससे सबसे ज़्यादा सवाल हैं, 8 सवाल उससे हैं। फिर वुमेन और चाइल्ड डेवलपमेंट से रिलेटेड 4 सवाल हैं। आयुष, केमिकल और फर्टिलाइजर और मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, लॉ एंड जस्टिस, इससे जुड़े हुए 2-2 सवाल हैं। तो सारे के सारे जो सवाल हैं वो महत्वपूर्ण तो हैं ही और अलग अलग जो मंत्रालय उनसे ये पूछे जाने हैं। जहां तक आपने बात करी, क्योंकि सबसे ज्यादा सवाल जो है स्वास्थ्य मंत्रालय से रिलेटेड है, तो ये ऑनरेरियम ऑफ आंगनवाड़ी वर्कर्स, इससे लेकर सवाल है। कृपाल बालाजी
तुमाने जी का, रामटेक महाराष्ट्र से ये सांसद हैं। उसके अलावा जन औषधि केंद्रों से रिलेटेड बड़े जन औषधि केंद्रों से रिलेटेड जो सवाल हैं वो हमने साझा कर दिए हैं और बारीक जानकारी भी उपलब्ध करवा दी है। और हम देखते हैं कि सदन के भीतर अलग अलग दल बहुत सारे विषयों को उठाना चाहते हैं अलग अलग नियमों के माध्यम से, लेकिन प्रश्नकाल के दौरान वो सारे विषय कहीं ना कहीं एड्रेस हो जाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद पवन जुड़ने के लिए। राज्यसभा में प्रश्नकाल के दौरान कृषि एवं किसान कल्याण, मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी, उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी, संचार, रेल और वस्त्र मंत्रालय से जुड़े हुए सवाल पूछे जाएंगे। सांसद सुरेंद्र सिंह नागर कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय से जैविक कृषि को प्रोत्साहन दिए जाने से जुड़ा हुआ सवाल पूछेंगे। सांसद शांता क्षत्रिय मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय से पश्चिम बंगाल को FIDF के आवंटन से संबंधित प्रश्न पूछेंगी। सांसद ब्रजलाल उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक मंत्रालय से ऑनलाइन कंपनियों द्वारा उपभोक्ता अधिनियम का उल्लंघन किए जाने से जुड़ा हुआ सवाल पूछेंगे। सांसद डॉक्टर V शिवदासन इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय से NIC द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाओं में कमी से संबंधित प्रश्न पूछेंगे। सांसद राजमणि पटेल संचार मंत्रालय से अवांछित कॉल और संदेशों को नियंत्रित किए जाने से जुड़ा हुआ सवाल पूछेंगे। सांसद P विल्सन और इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय से आधार डेटा का लीक होने से संबंधित सवाल पूछेंगे। सांसद डॉक्टर M तंबीदुरे रेल मंत्रालय से वंदे भारत रेलगाड़ी से जुड़ा हुआ सवाल पूछेंगे। सांसद तिरुचि शिवा रेल मंत्रालय से वर्तमान स्टेशनों का स्मार्ट स्टेशनों में उन्नयन किए जाने से जुड़ा हुआ सवाल पूछेंगे। सांसद सुशील कुमार गुप्ता रेल मंत्रालय से मानसून के दौरान रेलवे पुलों और पटरियों की सुरक्षा से संबंधित सवाल पूछेंगे। सांसद मोहम्मद नदीमुल हक कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय से फसल अवशेष प्रबंधन में KVK के सहयोग से जुड़ा हुआ सवाल पूछेंगे। सांसद विकास रंजन भट्टाचार्य उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक मंत्रालय से टमाटर की मजबूरन बिक्री को कम करने के उपाय से जुड़ा हुआ सवाल पूछेंगे। सांसद V विजय साई रेड्डी इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय से गैर महानगरीय क्षेत्रों में साइबर हमलों में वृद्धि से जुड़ा हुआ सवाल पूछेंगे। सांसद महुआ माझी कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय से ज्वार, बाजरा और रागी जैसे मोटे अनाजों की कीमतों के अधिक होने से संबंधित सवाल पूछने वाली हैं। सांसद अनिल देसाई वस्त्र मंत्रालय से NTC के कर्मचारियों को वेतन का भुगतान नहीं किए जाने से जुड़ा हुआ सवाल पूछेंगे। सांसद हरभजन सिंह कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय से फसल अवशेष प्रबंधन से संबंधित सवाल पूछेंगे। नविक्रम, जैसा कि हमने कहा कि प्रश्नकाल बहुत महत्व का होता है और ये साझा रणनीति भी है और पक्ष विपक्ष ने इस बात में एक राय भी बनाई हुई है कि कोई भी विषय हो सदन के भीतर लेकिन प्रश्नकाल बाधित ना हो। कितना महत्व का रहता है प्रश्नकाल? बिल्कुल प्रतिबिंब, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि प्रश्नकाल जो है जब सदन चलता है तो बेहद अहम होता है, क्योंकि जब यही एक ऐसा मौका है जब सीधे सरकार से सवाल जो सांसद हैं, चाहे वो अपने क्षेत्र से जुड़ा हुआ हो या फिर राष्ट्रीय स्तर का कोई सवाल हो, सरकार से सवाल पूछते हैं और सरकार उसका जवाब देती है। वो सिर्फ सांसद ही नहीं सुनते बल्कि देश पूरा वो उस सरकार के उस जवाब को सुनता है, समझता है। ये एक अहम मौका है। जिस तरीके से आज हम देखें कि जो कृषि से जुड़े हुए तमाम सवाल हैं, ऑर्गेनिक जो कृषि है, ऑर्गेनिक जो सब्जियां हैं, फल हैं, उनसे जुड़े हुए तमाम सवाल हैं, खेती से जुड़े हुए, तो ये बड़े अहम सवाल हो जाते हैं प्रतिबिंब। और हर एक देशवासी की इच्छा होती है कि वो जो उनके जनप्रतिनिधि, कृषि के अलावा हम देख रहे हैं नवविक्रम रेल मंत्रालय से जुड़े हुए भी महत्व के सवाल पूछे जाने वाले हैं आज। सबसे बड़ी बात, जब रेलवे की इन दिनों बात हो रही है और वंदे भारत का जिक्र ना हो, ऐसा नहीं हो सकता। वंदे भारत एक ऐसी स्वदेशी ट्रेन जो हर क्षेत्र से शुरू की जा रही है स्वयं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और जुड़ने के लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। फिलहाल संसद में आज में इतना ही। अब से कुछ देर में लोकसभा और राज्यसभा की कार्रवाई शुरू होने जा रही है। संसद टीवी लोकसभा पर आप लोकसभा और संसद टीवी राज्यसभा पर आप राज्यसभा की कार्रवाई का सीधा प्रसारण देख सकते हैं। तो बने रहिए संसद टीवी के साथ। मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्कार।